नमस्कार दोस्तों, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं आज आपके इकोनॉमी के वीडियो में। यहां पर आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि जो रुपये की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले, जब मैं डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू कहता हूं, कहने का मतलब है कि $1 इक्वल्स टू इस समय कितना चल रहा है। तो पिछले 5-6 महीने से आपने देखा होगा कि ये करीब 75-76 के आसपास चल रहा था, इजंट इट? आपने नोटिस किया होगा। लेकिन अगर आप पिछले 4-5 दिन से देखिए, अगर एक हफ्ते से देखिए आप, तो यहाँ पे रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होते जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये पहले 75-76 चल रहा था और ये अब करीब 73 आ गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई डोंट नो अभी क्या चल रहा होगा, आज क्या ओपन होगा मार्केट, लेकिन $1 इक्वल्स टू 73 हो गया है। तो यहाँ पर पहले 76 था, फिर 75 हो गया, फिर 74 हो गया, 73 हो गया। इसका मतलब क्या है कि रुपये स्ट्रांग हो रहा है किसके मुकाबले? डॉलर के मुकाबले। तो यहाँ पर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसका कारण क्या है, अचानक से ये रुपये क्यों स्ट्रांग होने लगा है, आरबीआई का क्या रोल है इसके अंदर। आपके लिए बहुत जरूरी है ये सभी बातें जानना। और ये मैं बता दूं कि काफी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूं एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में, भले ही आपको इकोनॉमिक्स आती हो नहीं आती हो, डजंट मैटर, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा कि ये होता क्या है, पूरे बैकग्राउंड को आपको समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, डॉलर बेसिकली जाता कहाँ है। आपने देखा होगा पिछले काफी समय से यहां पर हमारे देश के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, अब ये कौन मेंटेन करता है फॉरेक्स रिजर्व? आरबीआई मेंटेन करती है। मैंने कई सारे वीडियोस इससे रिलेटेड बनाए हैं, आप देख सकते हो। तो लेटेस्ट जो फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा है वो कितना है? ये है आपका $538 बिलियन, मतलब हम हाईएस्ट लेवल पर आ चुके हैं। और ये जो आपका फॉरेक्स रिजर्व होता है, इसमें आपको पता होगा कि 90% जो हिस्सा होता है वो आपका फॉरेन करेंसी का होता है। मतलब फॉरेन करेंसी कौन कौन सी हो गई? जैसे डॉलर हो गया और यूरो हो गया, पाउंड हो गया, इस तरह की जो फॉरेन करेंसी है उसके फॉर्म में होता है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो डॉलर की संख्या सबसे ज्यादा होती है। मतलब आरबीआई जो है वो डॉलर को सबसे ज्यादा अपने पास रखती है। तो यहां पर डॉलर आता कैसे, पहले तो आप ये समझो। ये जो फॉरेक्स रिजर्व अचानक से पिछले 1-2 साल से बढ़ते जा रहा है, इसका मेन कारण क्या है? ऑब्वियस सी बात है, डॉलर क्यों बढ़ेगा? जब हमारे देश में डॉलर आएगा, सिंपल सी बात है। अब डॉलर हमारे देश में कैसे आता है? कई तरह से आता है। आपने देखा होगा रिसेंटली रिलायंस का बहुत सारे फॉरेन कंपनीज के साथ डील हुई है, गूगल के साथ डील हुई है, जियो के साथ डील हुई है। वो लोग क्या कर रहे हैं? जियो के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो लोग क्या करेंगे? हमारे देश के अंदर डॉलर लेकर आएंगे, राइट? तो ये डॉलर बेसिकली कहां जाता है? ये जब डॉलर लेकर आते हैं हमारे देश के अंदर, तो ये बेसिकली एक तरह से हमारा जो एक्सचेंज सिस्टम है उसके अंदर चला जाता है। यहां पर जो आरबीआई है उसके पास चला जाता है। और रिलायंस को यहां पर क्या मिलता है? रूपी के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि हमारे देश में तो रूपी चल रहा है, क्योंकि उसका डॉलर का करेगी क्या फिर रिलायंस? यहां पर तो उसको रूपी के टर्म में खर्च करना होगा। तो ये बेसिकली जो डॉलर आता है वो एक तरह से ये पूरे सिस्टम में आ जाता है हमारे आरबीआई के पास। और जो हमारे ब्रोकर्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, आप कभी फॉरेन गए होगे तो $1000 आप लेके गए, उसमें से जब आप रिटर्न आए इंडिया में तो $100 बच गया। तो $100 का आप क्या करते हो? ये सिंपली आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाते हो और यहां पर उसको एक्सचेंज कराते लेते हो रूपी के टर्म में, क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अब आपका रूपी चलेगा। तो ये वापस से फॉरेन एक्सचेंज में आ जाता है। तो यहां पर अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई अब डिसाइड करती है कि वो क्या चाहती है। मतलब जब डॉलर हमारे देश में आया तो आरबीआई अब निर्णय लेती है कि उस डॉलर का क्या करेगी। क्या वो उसको फॉरेक्स रिजर्व में डाल देगी अपने पास, और उसके बजाय यहां पर जो रुपी है उसको रिलीज कर देगी मार्केट में? आ रहा है समझ में? मतलब कि आरबीआई के पास ऑप्शन होता है। सपोज मैं कहता हूं कि इस समय $1000 मार्केट में पड़ा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश की जो मार्केट है उसमें पड़ा हुआ है $1000। अब आरबीआई अगर चाहे तो इसमें से क्या कर सकती है? $500 अपने पास खरीद लेगी और इसको फॉरेक्स रिजर्व में डाल देगी, और $500 का जो भी रुपी होता है उसको रिलीज कर देगी। क्योंकि जब ये आरबीआई खरीदेगी $500 तो उसको रुपी पे करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सिंपली वो खरीद लेगी। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, आप सोचो कि जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा, तो आपको समझना है उतना ज्यादा रुपी एक तरह से हमारे सर्कुलेशन में और बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको आरबीआई खरीदती रहती है और ये बढ़ता जाता है, रुपी बढ़ता जाता है।
अब आप इसको रिलेट करिए जो $1 इक्वल्स टू 1 रुपी होता है। देखिए डॉलर इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ दो चीजें एकदम समझनी है, एक है आपका डिमांड सप्लाई। आपको डिमांड सप्लाई चीजें समझ में आ गई ना, आप पूरी इकोनॉमिक्स समझ लोगे। यहां पर सब कुछ डिमांड सप्लाई से ही चलता है हर एक चीज। अब मार्केट में सोचो क्या होगा, यहां पर आरबीआई ने एक तरह से क्या किया, $500 अपने पास खरीद लिया, अपने पास रख लिया रिजर्व में, और उसके बजाय यहां पर रुपी को रिलीज कर दिया। तो यहां पर सप्लाई किसकी बढ़ गई, सप्लाई रुपी की बढ़ गई, और यहां पर जो आपका जो सप्लाई है उसका डॉलर का वो कम हो गया, क्योंकि आरबीआई ने उसको अपने पास खरीद लिया। तो एक तरह से सर्कुलेशन में मार्केट के अंदर क्या है, रुपी ज्यादा है और डॉलर कम है। तो जब भी यहां पर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी दूसरे के मुकाबले, तो उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, राइट। जैसे कि बाजार के अंदर आप मैंगो या एप्पल खरीदने जाते हो, तो मैंगो एप्पल की सप्लाई, बहुत सारे मैंगो एप्पल हैं तो उसके प्राइस क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन मार्केट में मैंगो और एप्पल कम है, सप्लाई कम है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो एक तरह से आपकी महंगी होती है उसकी वैल्यू। सेम यही चीज यहां पर भी वर्क करता है। यहां पर अगर आरबीआई चाहती है कि बहुत सारा डॉलर अपने पास ले लेगी, तो मार्केट से उसने डॉलर ले लिया और उसके बजाय रुपी दे दिया, तो मार्केट में बहुत सारा रुपी हो गया, डॉलर कम हो गया। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करेगा, मतलब कि 70 से 71 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आता हूं, देखिए क्या हुआ है पिछले कुछ टाइम से, क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जो वैल्यू है वो आपको गिरते जा रही है। डॉलर की वैल्यू कैसे गिरती है, यहां पर एक इंडेक्स होता है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। यहां पर 103 इसकी इंडेक्स था, उसके अंदर ये 93 हो गया, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में तो डॉलर यहां पर गिरता जा रहा है लगातार, राइट। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, एफडीआई हमारे देश में आ रहा है, एफआईआई आ रहा है, इतने सारे डॉलर्स आ रहे हैं। तो डॉलर की सप्लाई बढ़नी चाहिए, राइट। हमारे मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़नी चाहिए। तो यहां पर जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो एक तरह से यहां पर डॉलर डेप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन क्यों डेप्रिशिएट नहीं कर रहा था, क्योंकि आरबीआई उसको बार बार खरीद ले रही थी, अपने पास फॉरेक्स रिजर्व में ले रही थी, और इसीलिए आप देखते होगे कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारे देश में बढ़ता जा रहा था। और इसी कारणवश क्या हुआ, पिछले 3-4 महीने से आप देखोगे तो रूपी जो है वो एप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था, बढ़ नहीं पा रही थी उसकी वैल्यू। वो मैक्सिमम 74 तक आकर फिर वापस से नीचे 75 और 76 पे फिसल जा रही थी। ये कारण था बेसिकली। और आप देखिए यहां पर आपको मैंने चार्ट भी लगा दिया है कि पिछले 24 अप्रैल से कितना यहां पर आरबीआई ने खरीद लिया डॉलर को मार्केट से, 29 मई को देखो इतना खरीद लिया। तो पिछले 2-3-4 महीने से आप देखोगे तो $62 बिलियन खरीद लिया। और जब आरबीआई खरीदती है तो ये कहां जाता है, $62 बिलियन, ये आपका फॉरेक्स रिजर्व में चला जाता है। तो यहां पर बेसिकली सबसे पहले मेरा कहने का मतलब यह है कि आरबीआई क्या कर रही है, जो भी कैपिटल, जो भी डॉलर हमारे देश में आ रहा है उसको एक तरह से फॉरेक्स रिजर्व में डाल दे रही है, और यहां पर आपका जो रुपी है उसकी सप्लाई ज्यादा कर दे रही है मार्केट के अंदर। अब आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, आपके मन में सबसे पहले तो यह सवाल आएगा। मैंने आपको इतनी बड़ी चीजें बता दी, कहानी बता दी, लेकिन आरबीआई आखिरकार ऐसा कर क्यों रही है। देखिए यहां पर क्या होता है कि जब आपका जो है रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, नीचे होती है, मतलब 75 होती है, 76 होती है, तो यहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स को मदद मिलता है, इजंट इट। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है इकोनॉमिक्स का, कि यहां पर रुपी कमजोर होगा तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, और वही रुपी अगर स्ट्रांग होता जाएगा, 70 पे आ जाएगा, तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा चाइना के मुकाबले, बाकी देशों के मुकाबले, और हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक तो जो आरबीआई है वो क्या करती है, रुपी को एप्रिशिएट नहीं होने देती, उसको उसकी वैल्यू बढ़ाने नहीं देती, राइट। तो एक ये कारण है। दूसरा क्या करती है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ना आए हमारे करेंसी मार्केट में। वोलेटिलिटी का मतलब है कि डेली ऐसा ना हो कि $1 इक्वल्स टू कभी 75 हो जा रहा है और अचानक से फिर 70 हो जा रहा है। इतना ज्यादा वोलेटिलिटी अच्छा नहीं है करेंसी मार्केट के लिए, उसको सेव करने के लिए रखती है। और तीसरा है यहां पर रुपी की लिक्विडिटी बढ़ाना। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से हम क्या बात कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ कितनी नीचे आई है। 2 वीडियोस मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं, यहां पर आपने देखा होगा जीडीपी -23.9% पर आ गई है। यहां पर इसके लिए आरबीआई लगातार क्या कोशिश कर रही थी कि मार्केट में रुपी जो है उसकी लिक्विडिटी लगातार बढ़ी रहे, खूब सारा यहां पर रुपी रहे, जिसकी वजह से लोग ज्यादा बोरो करें, ज्यादा खर्च करें, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो। तो ये मेन 3 कारण थे जिसकी वजह से आरबीआई जो है वो लगातार जो डॉलर है उसको अपने पास खरीद रही थी और रुपी की सप्लाई मार्केट में लगातार करते जा रही थी। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या आता है, इन सभी चीजों की वजह से एक बहुत बड़ा दिक्कत आ गया। पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे इन्फ्लेशन जो है वो आपका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसकी वीडियो मैं हर 2 महीने पर बनाता हूं, जहां पर रेपो रेट क्या होगा वो डिसाइड किया जाता है। आपने देखा होगा वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन मैंडेट क्या है, मेन काम है कि यहां पर इन्फ्लेशन को 2% से लेकर 6% के बीच में एक तरह से कंफाइन करना, रोकना। लेकिन आपने देखा होगा सीपीआई
आरबीआई अभी कितना चल रहा है, ये लगातार 7% के आसपास बना हुआ है, मतलब ये जो बैंड है उसको ये क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से यहां पर आरबीआई के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। आरबीआई ने बहुत कोशिश की है कि यहां पर इन्फ्लेशन को कम किया जाए, लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली इस केस में क्या करती है, एक इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा कि रेपो रेट को इंक्रीज कर दो, यही होता है ना। रेपो रेट क्या होता है कि जो बैंक हैं वो बोरो करते हैं आरबीआई से, जिस रेट पर बोरो करते हैं, तो यहां पर अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो बैंकों के लिए महंगा हो जाएगा बोरो करना, और बैंक कम बोरो करेंगे, तो यहां पर एक तरह से सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। तो यहां पर क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि रेपो रेट को इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन क्या इस समय आज जब आर्थिक तंगी है, आर्थिक मंदी है, आप देख रहे हो बहुत ही बड़ा संकट एक तरह से गुजर रहा है पूरा इकोनॉमी का, तो क्या यहां पर रेपो रेट को बढ़ाना सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि रेपो रेट को बढ़ा देगी तो ये तो और ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहां पर बैंक बोरो नहीं करेंगे, बैंक नहीं बोरो करेंगे आरबीआई से, तो वो लोन नहीं देंगे लोगों को, अब लोन नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर और ज्यादा गिर जाएगी हमारी इकोनॉमी। तो ये तो रास्ता एक तरह से रुक गया कि यहां पर रेपो रेट को जो इंक्रीज करना था वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक स्लोडाउन आ रखा है। लेकिन एक दूसरी तरफ यहां पर आपको पता है कि उनको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है। तो इसके लिए अब देखिए क्या हुआ है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर यहां पर कि अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो रेपो रेट की तरफ से नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आरबीआई के हाथ बंधे हुए हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर आरबीआई ने एक नया टूल यहां पर जो है एक नया टूल निकाला, वो है आपका करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले करेंसी मार्केट के बारे में बताया। तो यहां पर अब क्या हुआ है, पिछले एक हफ्ते से आरबीआई जो है ये कोशिश कर रही है कि हम यहां पर जिस तरह से डॉलर को लगातार खरीद रहे थे मार्केट में से और रुपये की सप्लाई कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, रुपये की सप्लाई कम कर देंगे एक तरह से। मतलब कि अब हम ये जो डॉलर खरीद रहे थे उसको खरीदना एक तरह से अभी के लिए थोड़ा बंद कर देंगे, और यहां पर रुपये की सप्लाई जो है वो आप कह सकते हो एक तरह से कम हो जाएगा। मतलब कि अब आप सोचो, आरबीआई अभी तक क्या कर रही थी, डॉलर को खरीद रही थी, लेकिन अब आरबीआई क्या कर रही है, डॉलर को बेच रही है। मतलब फॉरेक्स रिजर्व हो सकता है हमारा आगे आने वाले समय में थोड़ा सा गिर जाए, क्योंकि यहां पर आरबीआई डॉलर को यहां पर मार्केट में बेच देगी और उसके बजाय क्या खरीद लेगी, रुपये खरीद लेगी, रुपये अपने पास रख लेगी। तो एक तरह से क्या हो रहा है, यहां पर रुपये का जो है थोड़ा सा सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर रुपये की कमी हो गई, सप्लाई कम हो गया और डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका ये जो रुपये है वो अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। तो यहां पर आरबीआई क्या कर रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से रुपये को अपने पास खरीद ले रही है करेंसी मार्केट में और डॉलर की सप्लाई बढ़ा दे रही है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की वजह से आपका जो रुपये है वो पिछले कुछ समय से यहां पर लगातार अप्रिशिएट होते जा रहा है। 75 से 76 से यह अब आपका 74 आ चुका है, और लेटेस्ट आंकड़ा कितना आ गया है, 73 आ गया है। आ गया समझ में? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मुझे ये चीज कैसे पता? क्या मुझे आरबीआई ने एक चिट्ठी लिखी थी कि अंकित अग्रवाल ये आपको हम बता रहे हैं ऐसा ऐसा हो रहा है? देखिए यहां पर क्या हुआ है, आरबीआई ने रिसेंटली एक नोट जारी किया था। नोट मतलब एक वो बैंक नोट नहीं, ये बेसिकली एक चिट्ठी टाइप का जारी किया था, और उसमें ये लिखा था, एक नोट है जिसका नाम है मेजर्स टू फॉस्टर ऑर्डरली मार्केट कंडीशन। यहां पर आरबीआई ने एक मैसेज लिखा था बहुत ही छोटे नोट में, और वो लिखा कि हमें अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें चाहे जो भी करना पड़े। इस समय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए यहां पर हमें करेंसी मार्केट का यूज करना पड़ रहा है, और इसकी वजह से हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो रुपये की वैल्यू है वो आपको अप्रिशिएट होते हुए दिख रही थी। तो देखिएगा यहां पर आपको कंक्लूजन में क्या है, अभी तक करेंसी मार्केट में यूजुअली क्या होता था, वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर खरीदा बेची करती थी आरबीआई, डॉलर को खरीदती थी बेचती थी, रुपये को लेती थी बेचती थी, इस तरह से चीजें करती थी। लेकिन आज पहली बार कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर आरबीआई ने करेंसी मार्केट का इस्तेमाल किया है। आया समझ में? आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था यहां पर काफ़ी सरल भाषा में देखिए चीज़ों को मैंने समझाने की कोशिश की है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को समझ में आया। अगर बाय चांस किसी को नहीं आता है तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार वापस से खुले दिमाग से चीज़ों को सुनना समझना बहुत ही आसान है। मैंने जो आपको बताया आराम से आप समझ पाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हो। इसके ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा, आपको पता ही है कि अगर आप उससे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, आप स्टडी ये जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, इसके ऊपर भी मैं आज एक MCQ डाल दूंगा, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।